देश की सुरक्षा का, देश की सीमाओं से जुड़ा मुद्दा, तो फिर किस पर चर्चा होगी? वहां नियमों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन यह भी सवाल है कि नियमों का यह हवाला क्या सत्ता पक्ष के सांसद जब बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तब भी दिया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ चर्चा मणिपुर पर होती है और यहाँ इतिहास की गाथा गाई जाती है, तो क्या उस पर कभी नियमों का हवाला दिया गया? क्या विपक्ष के सांसदों के लिए ही सारे नियम बने हुए हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की ओर से। और नियम कुछ भी बने हो समीर जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगर चर्चा, सबसे जरूरी मुद्दा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा भारत के सदन में नहीं होगी, लोकसभा में नहीं होगी, तो क्या पाकिस्तान में होगी? मोदी जी तो चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए जी, लेकिन यहाँ जो है, अगर यहाँ चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी? फिर तो भारत में ही तो चर्चा होगी ना। अब शी जिनपिंग से जाकर चर्चा तो नहीं होगी जी। शी जिनपिंग को तो मोदी जी झूला झुलाएंगे। तो चर्चा यही होगी, इसी देश में होगी, और लोकसभा में होगी, राज्यसभा में होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, बल्कि इस पर तो सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए था कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और हम चाहते हैं कि विपक्ष भी जो है इस पर जो है साथ दे और इस पर चर्चा करे कि देश के सामने क्या परिस्थितियां हैं, क्या संकट है। तो आप जो देश के सामने संकट है उसकी चर्चा तो करना चाहते ही नहीं। विपक्ष अगर उस संकट की चर्चा करना चाहता है तो आप उसको चर्चा नहीं करने देना चाहते। और एक चीज और अभी मैं देख रहा हूं अमलेदु जी, कोई एजेंसियों में चल रहा है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर रही है। यानी इससे भी गंभीर, इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि बीजेपी के लिए चीन अगर भारत की भूमि पर कब्जा कर रहा है कोई मुद्दा ही नहीं है। यही तो हुआ फिर जेपी नड्डा के वक्तव्य का कथन। तो जेपी नड्डा स्पष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये कोई मुद्दा नहीं है कि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री सो रहे हैं। लेकिन एक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जिस तरीके से जो कल लोकसभा में जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रियाएं बता रही थी कि सरकार इस मुद्दे पर कितना घिरी हुई है, चर्चा से क्यों बच रही है। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? सीधे सीधे कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही जरूरी मुद्दा है, उस पर बात होनी ही चाहिए। सुनते हैं संजय राउत को। त्यांना राजकारणासाठी लागतं। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल राहुल गांधी को रोका गया और आपको भी राज्यसभा में रोका गया कि जिस तरह से वक्तव्य नहीं देकर के, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा सामने लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री देश पर हमला करने की तैयारी में आपके सैन्य और टैंक के साथ भारत की सीमा पर घुसता है, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने निर्णय लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए, हमारे लिए क्या आदेश है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निर्णय लेने से बच गए और भाग गए। ये उनकी क्षमता है। 56 इंच की जो छाती वाले बोलते हैं ना, ये 56 इंच की छाती है, उनका सीना है। मुझे अब डर लगता है जनरल मनोज नरवणे की सुरक्षा के बारे में। जिस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो सरकार मनोज नरवणे जी को जरूर किसी न किसी पकड़ में लाएगी, जैसे सोनम वांगचुक को लाया है। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था कि भारत की जमीन चीन ने अपने कब्जे में ली है, तो उनको देशद्रोही ठहराए। अब जनरल मनोज नरवणे के साथ क्या होगा मैं बोल नहीं सकता हूं। मनोज नरवणे को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उससे पहले ऐसे बहुत से हादसे हो गए। तो बहुत गंभीर बात कर रहे हैं संजय राउत की, किस तरीके से, कितनी जरूरी बात है और इस पर कैसे भाग रही है सरकार। खैर, संसद में आज की कार्यवाही भी बाधित हुई, विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही, लेकिन अब जब फिर शुरू हुई है संसद की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही, तो वहां क्या कुछ चल रहा है। सीधे चलते हैं लोकसभा, देखते हैं वहां पर इस समय क्या हो रहा है। नहीं, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जिबिट्स नहीं ले आ सकते हैं। आप इस तरह एग्जिबिट लेके नहीं आ सकते हैं हाउस के अंदर। ऐसे एग्जिबिट्स को एग्जिबिट नहीं करना चाहिए। ये नियम के खिलाफ है। आप जानते हैं ये नियम के खिलाफ है।
ये बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नियम के खिलाफ है। नहीं, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट निकालिए। धर्मेंद्र जी, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो फिर एक बार 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्षी सांसदों को नियमों का हवाला बताया जा रहा है। और इधर मुझे लग रहा है कि अभी धर्मेंद्र, जो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन के बाहर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया है। जो कुछ यहाँ SIR के नाम पर हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कैसे फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है तमाम मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए, उसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। और यहां जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर जो हंगामा हो रहा है और सरकार उससे बच रही है, उस पर चर्चा कराने से बच रही है, यहां तक कि सब पुस्तक को छपने की अनुमति भी अभी तक नहीं दी गई है। अभी इस मुद्दे से यह भी पता लग गया कि आप नरवणे की पुस्तक को क्यों नहीं छापने की अनुमति दे रही है। कहा जा रहा है कि प्रकाशक, पिछले पेंगुइन प्रकाशन उसको छाप रहा है, पिछले 1 साल से अप्रूवल की कोशिश कर रहा है, लेकिन किताब छपने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, किताब छपने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और किसान जो है वो मतलब इसको छपने की इजाज़त नहीं दी जा रही है किताब को। इतना ही है, इतना ही नहीं है, बल्कि उस किताब के कुछ अंश अगर किसी पत्रिका ने छाप दिए हैं तो उसका भी जिक्र नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे सच्चाई छुपाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। ये तो समीर जी वो स्थिति हो गई कि कबूतर जो होता है वो बैठा होता है, सामने बिल्ली को देखता है तो आंखें मीच लेता है कि बिल्ली गायब हो गई। तो कबूतर की आंखें मीच लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी। तो मोदी जी अगर ये कहेंगे कि साहब आंखें बंद कर लो, चीन गायब हो गया, तो चीन गायब नहीं हो गया। तो मोदी जी की आंखें बंद कर लेने से, संसद में इस पर चर्चा ना कराने से चीन का खतरा टल नहीं जाएगा। चीन का खतरा है सामने, और इसीलिए जो है ये इसको लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार और लोकसभा स्पीकर जो है चीन के मसले पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते। क्या चीन का आक्रमण, चीन का भारत की भूमि पर अतिक्रमण, क्या भारत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला नहीं है? यह स्पष्ट करना चाहिए आसंदी को भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर संसद के अंदर बहस होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल, ये इस पर क्यों नहीं हो रही है ये भी बताना चाहिए। और जो सवाल, चूंकि वहां पर फर्स्ट हैंड अकाउंट है जनरल नरवणे का, डोकलाम में क्या हुआ था 2020 में, आखिर उस पर कौन जवाब देगा कि 2.5 घंटे तक वहां सेना खड़ी है और वहां इजाजत मांग रही है कि हमें गोली चलाने की अनुमति दी जाए, हमें क्या करना है, और वहां कोई इजाजत नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। इजाजत तो छोड़ दीजिए, ये इतना गैर जिम्मेदाराना तरीका कोई सरकार कैसे अख्तियार कर सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार सुनते हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सरकार क्यों इससे बचना चाह रही है, लेकिन कब तक बचेगी। अभी जो अमलेंदु जी ने कहा कि सवाल ये है कि आप कब तक उससे बचेंगे, बहुत दिन तक नहीं बच पाएंगे। तो सुन लेते हैं पहले आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। सरकार ने ऑब्जेक्ट करके ना एक तरह से कलई खोल ली। उस किताब के उस अंश को मैंने भी पढ़ा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक भारतवर्ष जैसे देश में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि सच बाहर आएगा, ये चिंता होनी चाहिए कि उस सच के बरक्स हम क्या फैसले लेते हैं। मैंने खुद कई दफा मैगजीन्स कोट किए, इस हाउस में कई दफा ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैंने कोट की है। तो जो चीजें आपको स्वीकार्य न लगे और सहज करें उसको खारिज कर दें, ऐसे संसदीय लोकतंत्र नहीं। बल्कि मुझको लगता है कि अगर राहुल जी चुपचाप उनको बोलने दिया जाता, इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। अब ज्यादा बड़ी खबर हो गई। तो ये कि उस पुस्तक के कुछ बहुत वही बात कर रहे हैं अमलेंदु जी, मनोज झा भी, कि उस पुस्तक को आप अगर उसको करेंगे तो आपने खुद ही उसको एक तरीके से पब्लिक डोमेन में ला दिया है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं, तो छिप नहीं पाएंगे। यहाँ नियमों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये भी ये कहा जा रहा है कि जो जनरल नरवणे की पुस्तक में अमलेंदु जी केवल इन सारी चीज़ों का चीन ने क्या कुछ किया केवल वही नहीं है, बल्कि अग्निपथ योजना से जुड़े भी तमाम मुद्दों की उन्होंने
उन्होंने चर्चा की है और निश्चित तौर पर वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार बुरी तरीके से घिरी है, हमेशा उससे बचने की कोशिश करती रहती है। और जनरल नरवणे 2019 से लेकर 22 तक जनरल थे, बहुत सारी चीज़ें मेमोयर उन्होंने अपने संस्मरण उसमें लिखे हैं उस पुस्तक में। खैर, अब जो नियमों का हवाला दिया जा रहा है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ नियमों का हवाला देने वाले लोग मुश्किल से 3 बार 4 बार के सांसद हैं और उनको नियम बता रहे हैं जो कम से कम 6, 7 बार, 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं या फिर दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। यहाँ तक कि खुद स्पीकर से भी कहीं ज़्यादा अनुभवी सांसद हैं जिनको नियमों का हवाला दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी, कांग्रेस के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी सुनते हैं कि क्या ये जो जिस तरीके से उस पर चर्चा की मांग हो रही थी या उस पर अपनी बात राहुल गांधी रख रहे थे, वो नियमों का कितना उल्लंघन करती है। चीफ नरवाने जी की किताब का जिक्र करते हुए उठे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इस कंट्रोवर्सी पे आपकी क्या राय है? I had said this earlier also, and I would like to reiterate it. India's parliamentary traditions going back to 1947, even when we did not have a duly elected and constituted parliament, we had a constituent assembly, has been to discuss every national security situation threadbare. In 1947, there was a discussion on the situation in Jammu and Kashmir when Pakistani irregulars, backed by their armed militias, had transgressed into Jammu and Kashmir in the October of 1947. During the border war with China from 7th to 15th of November 1962, 165 MPs debated on the situation Quay China while a war was raging on our northern borders in Ladakh and in the northeastern part of India. In 1965, during the monsoon war with Pakistan, Prime Minister Lal Bahadur Shastri kept the nation abreast with what was happening on the borders. 1971, when India waged the war for the liberation of Bangladesh, Prime Minister Indira Gandhi, Defence Minister Jagjeevan Ram kept the nation abreast through Parliament about what was going on. When we sent the IPKF to Sri Lanka, Prime Minister Rajiv Gandhi kept Parliament abreast about what the developments in Sri Lanka was. When we stopped a coup in 1988 in Maldives, Prime Minister Rajiv Gandhi took Parliament into confidence after that operation took place. Unfortunately, it didn't happen in 1999 during the Kargil conflict. तो ये सारी चीज़ें जो मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इस तरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनकी जानकारी संसद को दी जाती है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है और यहाँ सरकार से अगर पूछा भी जा रहा है, जानकारी तो छोड़ दीजिए, पूछा भी जा रहा है तो वो उस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रही है, नियमों का हवाला दे रही है। वही कह रहे हैं मनीष तिवारी कि यहाँ पर 99 में जब करगिल वार हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी जानकारी दी थी। उन्होंने भी जानकारी दी थी, हालांकि 6 महीने बाद दी थी उन्होंने भी जानकारी, लेकिन फिर भी संसद को जानकारी दी थी। मोदी जी ने तो आज तक जानकारी नहीं दी थी और देश के सामने जानकारी जो दी भी, हाँ, कोई नहीं आया। हाँ, तो ना कोई घुसा था, ना कोई क्या मरा था, ना कोई आया था, इस तरह का कुछ बयान दिया और फिर बाद में कहा कि हमारे सैनिक लड़ कर मरे। और लड़कर मरे क्यों भाई, मर क्यों गए ये भी तो बताओ, क्यों मर गए, किसने मारा, इसके बारे में खामोश थे। अब यही मनीष तिवारी कह रहे हैं कि भाई जो भारत की संसदीय परंपराएं हैं 1947 से चली आ रही हैं और संसद ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की है, तो ये जिद कहाँ से आ रही है कि इस पर चर्चा नहीं होगी। राजीव गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने भी इसको चर्चा की थी और पूरे विपक्ष को साथ में लिया था। पंडित नेहरू जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हमला बीजेपी करती है, पंडित नेहरू ने भी युद्ध चल रहा था उस दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाकर उस पर चर्चा की थी। तो जब ये सारी चर्चा होती रही है और संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी फिर जी, ये सवाल है। तो अब ये देखने में आ रहा है कि मोदी जी बहुत गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, क्योंकि जनरल नरवणे की किताब में जो लिखा गया है वो कहा गया है कि मेरे हाथ में गर्म आलू पकड़ा दिया गया था कि तुम्हें जो करना है वो करो। यानी बाकी सारी जिम्मेदारी वो आपके ऊपर हो, यहाँ सरकार अपनी जिम्मेदारी। और लगातार 2 घंटे तक जो है वो संपर्क होता रहा। तत्कालीन CTS जो थे जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
NS डोभाल, सबको संपर्क किया जाता रहा, विदेश मंत्री को भी संपर्क किया गया और कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि करना क्या है। वो बार बार पूछ रहे थे कि बताइए ये क्या स्थिति, क्या करना है। बाद में जो है 2 घंटे के बाद राजनाथ सिंह ने पलटकर जवाब दिया फोन करके कि आपको प्रधानमंत्री से बात हो गई है, आपको जो करना है वो आप कीजिए। अगर रक्षा मंत्री भी ये कह सकता है कि आपको जो करना है आप कीजिए, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या स्थिति है। बिल्कुल, यहाँ जो कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से किरण रिजिजू इस मुद्दे पर राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि वो सेना पर सवाल उठाते हैं। यहाँ तो आपने सेना को किस तरीके से बिल्कुल असहाय छोड़ दिया, एक अजीबोगरीब स्थिति में कि वो क्या फैसला ले, जबकि ये फैसला सरकारों का होता है, नेतृत्व का फैसला होता है। वहाँ पर सेना को क्या करना है, अगर सेना अपने मन से करने लगेगी तो फिर युद्ध के फैसले फिर क्या सेना करने लगेगी। और यहाँ तो सेना भी नहीं, अमलेंदु जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ है वहां तो ऐसा लग रहा है कि फैसले अमेरिका कर रहा है और आज तक उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। और कल तो बड़ा गजब हुआ कि सबसे पहले भारत का में जो अमेरिकी राजदूत है वो कहता है, एक्स पर लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। उसके बाद अमेरिका का विदेश मंत्री जो है वो ट्वीट करता है कि बात हुई है। उसके बाद ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि बातें हुई हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मोदी जी ने बताया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, अब वेनेजुला से तेल खरीदेंगे और मैंने इसलिए जो है वो ट्रेड कम कर दिया है, टैरिफ जो है 25% से घटाकर 18% कर दिया है, 7% कम कर दिया है। ये सारी बातें, और फिर ये भी बताते हैं कि $500 मिलियन का सामान भारत खरीदेगा। चीन भारत जो सामान खरीदेगा उस पर भारत तो टैक्स देगा, लेकिन अमेरिका जो है भारत से व्यापार करेगा वो कोई टैक्स नहीं देगा। ये भी घोषणा कर दी। तो यानी हम टैक्स देंगे लेकिन अमेरिका यहाँ टैक्स नहीं देगा। बिल्कुल, इसीलिए अमलेंदु जी वहां पर सरेंडर मोदी के नारे लग रहे थे, जिसकी वजह से आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। हालांकि अभी खबर आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आखिर मामला सुलझेगा कैसे? क्या इतने जरूरी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी? देश को जानने का हक नहीं है? कार्ति चिदम्बरम है कांग्रेस पार्टी के सांसद, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर कि क्या जो जनरल नरवणे की पुस्तक में लिखा हुआ है, जनरल नरवणे जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे ज्यादा इस मुद्दे पर कौन सही तथ्यों के साथ लिखेगा? तो उसको सरकार क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाना चाहती है? ऐसा क्या है जिसको छिपाना चाह रही है और जिसके सामने आने पर इतनी बौखलाहट दिखाई पड़ रही है? सुनते हैं कार्ति चिदम्बरम को क्या कह रहे हैं। Discuss in Parliament over the book Nirvani book, sir. The way Rahul Gandhi tried to speak, but unfortunately he didn't. How do you see this? See, General M.M. Nirvane was the Chief of Army Staff. He has written a book which the government is withholding, but excerpts of the book have been published. All the leader of the opposition was trying to do was to bring to the notice of the House what the former army chief had said. So why is our government so uncomfortable with what the army chief has said? I mean, this is an issue of national security, and we legitimately, as patriots, have a right to raise this issue and ask serious questions. The government is ducking behind parliamentary procedure and trying to brush it under the carpet. These are very, very serious issues of national security. One last question, sir. Mamata Banerjee. Sir, you also raising an SIR issue in Tamil Nadu. How do you see this fight? See, today I read some alarming. तो कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस के सांसद यही कह रहे हैं कि एलओपी राहुल गांधी जनरल नरवणे की बात को लाना चाह रहे थे संसद में। आखिर उनकी बात को, एक्स आर्मी चीफ की बात से सरकार को क्या परेशानी है? वो जो कुछ कह रहे हैं सरकार आखिर उनकी बातों को क्यों नहीं सुनना चाहती है और लोगों को भी सुनने नहीं देना चाहती है? क्या एक बात यह है समीर जी की जो कार्ति चिदम्बरम भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस सरकार को आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ जो है उसकी किताब से परेशानी क्यों हो? पहले तो आप किताब छपने नहीं दे रहे हैं और किताब के अगर कुछ अंश कहीं छप गए हैं तो आप इस पर बात करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आखिर आपको एक्स आर्मी चीफ के किसी बयान से इतनी आपत्ति क्यों है? ये सरकार तो वो सरकार है समीर जी की 70 सालों में पहली बार हुआ जब अटल जी की सरकार थी तो एडमिरल विष्णु भागवत जो नौसेना के चीफ थे उनको बर्खास्त किया गया। तो ये तो सेना का अपमान करते ही रहते हैं, इनके डीएनए में है।
सेना का अपमान करना, तो ये इस तरीके से, तो ये इनको एक्स आर्मी चीफ की इससे क्या दिक्कत है? और ये सवाल संजय राउत क्या कह रहे हैं कि उनको तो डर है कि कहीं कोई चीज उनके खिलाफ भी कुछ लाने की कोशिश ना हो रही, उनके खिलाफ भी कुछ लाने की कोशिश ना की जाए, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उठ रही हैं। तो ये कह रहे हैं, और कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि एक देशभक्त होने के नाते इस मुद्दे को उठाने और गंभीर सवाल पूछने का हक रखते हैं हम, और सरकार संसदीय प्रक्रिया के पीछे छप रही है, उसे दबाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। और क्या कुछ हुआ एक बार देखते हैं। जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की पुस्तक का जिक्र किया, किस तरीके से उसका विरोध हुआ है लोकसभा में, वो भी देखते हैं। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है, मैगजीन कुछ भी लिख सकता है। अब ये भी देख लीजिए कि यहाँ अखबार, मैगजीन, यानी मतलब मीडिया की भूमिका को किस तरीके से, हालांकि मीडिया ने अपनी भूमिका ये अपनी बना रखी है, तभी गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि तो कुछ भी लिख सकता है, जो हम चाहेंगे वो लिख देगा, जो दूसरा चाहेगा वो लिख देगा। हाँ बिल्कुल। अब जिस तरीके के मीडिया का हाल हो गया, अब कल ममता बनर्जी थी यहाँ और कह रही थी कि दिल्ली का मीडिया तो गोदी मीडिया है। तो अब ये स्थिति तो यह इस मीडिया ने, समीर जी खुद तैयार की अपनी जो स्थिति बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बातें होंगी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी बात कर रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि पीड़ा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो है असली स्थिति है वो देश के सामने आ रही है कि 56 इंच की छाती, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। वो देश बेच भी दिया कल और देश झुका भी दिया चीन के सामने। जी बिल्कुल। अब जो अमेरिका के साथ अब ट्रेड डील होने जा रही है, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ रेट्स कम किए हैं। भारत के खिलाफ जो रूस से तेल खरीदने को लेकर लगा रखे थे, डोनाल्ड ट्रंप हर फैसले की जानकारी दे रहे हैं कि कब भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे कम खरीदेगा, किससे ज़्यादा खरीदेगा, किससे खरीदना बंद कर देगा, किससे आगे बढ़ेगा, किससे के साथ उसकी बातचीत होगी, कब वो युद्ध का फैसला लेगा, कब वो युद्ध का फैसला वापस ले लेगा। ये सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसको लेकर जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आपने देखा भी कि किस तरीके से आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो इस डील को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को, इन घोषणाओं को लेकर विपक्ष ने कितना विरोध जताया, लेकिन सरकार न तो सुनने को तैयार है, जवाब देने की तो बात छोड़ दीजिए। लिख रहे हैं जयराम रमेश कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा वाशिंगटन डीसी से की। उन्होंने वाशिंगटन से ही रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद को लेकर अपडेट की घोषणा की। अब उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी वाशिंगटन से कर दी है, जिसके पूरे विवरण का भी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किस वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं? सामान्य तौर पर होने वाली गले मिलने की झप्पियों की बात तो दूर, अब पीएम उनके साथ दिखने तक से असहज नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम मोदी ने अंततः हार मान ली है। ये निश्चित रूप से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकता। वाशिंगटन से साफ तौर मोगेम्बो खुश है। अब ये लिख रहे हैं वो, और लिखने के पीछे कारण है किस तरीके से अमेरिका भारत से संबंधित फैसलों की घोषणा कर रहा है सार्वजनिक रूप से। हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा है भारत के फैसलों की, और ट्रंप घोषणा कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसको थैंक्स बोल रहे हैं कि आपने घोषणा कर दी, बड़ा अच्छा किया। देश धन्यवाद, उसके आभार जता रहे हैं 140 करोड़ लोगों की ओर से आभार जता रहे हैं। और ये आपत्ति नहीं जता रहे कि ये घोषणा आपने क्यों की। इसका मतलब आपने कह दिया ट्रंप से कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, फिर यहाँ पुतिन को बुलाया किस लिए था? शी जिनपिंग से जाके झप्पियां क्यों की थी? हैं? तब तो यही मीडिया वाले जो बता रहे थे कि साहब देखिए आंख दिखा दी है अब तो ट्रंप को, पुतिन को यहाँ बुला लिया है, और देखिए इसे कूटनीति कहते हैं। अब ये कूटनीति कहाँ चली गई? इधर जो अमेरिका की कृषि मंत्री हैं वो बहुत कुछ साफ साफ कह रही हैं, और कांग्रेस जो उसको लेकर सवाल उठा रही है कि अमेरिका की कृषि मंत्री भी अब बोल रही हैं। मतलब ट्रंप तो सूप क्या चलनी सूप बोले, तो मतलब ट्रंप बोले तो बोले, वहाँ की कृषि मंत्री भी बोल रही हैं, कृषि मंत्री बोल रहे हैं, विदेश मंत्री, एम्बेसडर बोल रहा है, सब बोल रहे हैं वहाँ।
और यहाँ से खामोशी पर अख्तियार की हुई है एकदम। यहाँ हम लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं। कांग्रेस का ये ट्वीट भी देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंग्स ने कहा है अब अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे, इससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा आएगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत का मार्केट बेहद जरूरी है। ट्रंप ने इस डील से अमेरिका के किसानों का फायदा कराया है, ये भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। अमेरिका की कृषि मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों के हितों को नज़रअंदाज करके ये डील की है। इससे भारत में किसानों को नुकसान होगा। अब उन्हें अपने ही देश में अमेरिका के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये पूरी तरह से भारत के किसानों पर वार है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारत के किसानों के हितों का सौदा क्यों किया, ये सवाल है। और इसीलिए संसद परिसर में सदन की कार्यवाही तो चल नहीं रही है, परिसर में किस तरीके से इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है उन तस्वीरों को भी हम देखेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं इस डील को लेकर और अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के फैसलों की घोषणा कर रहे हैं उसको लेकर। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर वहाँ पर विपक्ष के सारे सांसद एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, देश के किसानों से जुड़ा मुद्दा, ये बीजेपी के नेताओं की निगाह में कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये बात कह रहे हैं जेपी नड्डा, उस पर भी बात करेंगे। एक बार सुन लेते हैं पहले प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। ऐसा लगता है हाल की घटनाओं से जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से शिफ्ट होकर वाशिंगटन पहुंच गई है और मोदी जी लॉन्ग लीव पर चले गए हैं, बड़ी छुट्टी पर चले गए हैं। सारे भारत के निर्णय तो हमें वाशिंगटन से मालूम हो रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा हो तो वाशिंगटन से, वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा और रूस से नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप साहब वाशिंगटन डीसी से करेंगे। यही नहीं, भारत अमेरिका व्यापार समझौता इसकी भी, जिसके अभी डिटेल्स आना बाकी हो गया, इसकी घोषणा भी वाशिंगटन से होगी, अमेरिका की राजधानी से, भारत की राजधानी से नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत की एक गौरवशाली इतिहास रहा, एक महान देश, महान परंपराओं का देश है, स्वतंत्र देश है, कभी अमेरिका के निर्देशों पर नहीं चला है। प्रधानमंत्री जी, आपकी खामोशी हमें अखर रही है, देश के स्वाभिमान के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ है, देश के गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। आप कदम उठाइए, बोलिए, जो सच है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं, संसद में सुनना चाहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं वाशिंगटन हो गई है। जिस तरीके से ट्रंप सारे फैसलों की घोषणा कर रहे हैं कि भारत ये खरीद करेगा, भारत वो करेगा, भारत के साथ हम ये करेंगे, हमारे सामान पर इतना टैक्स होगा और भारत से जो हमारे पास सामान आएगा कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। हाँ, ये सब बताया गया कि भारत के मतलब यहाँ पे जो टैक्स मतलब नहीं लगेगा, तो फायदा जो है वो अमेरिका को होगा। ये सारी शर्तें अमेरिका तय करेगा, यानी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, औपचारिक डील की कोई हस्ताक्षर नहीं हुए। ट्रंप ने घोषणा कर दी है, मोदी जी ने थैंक यू ट्रंप साहब बोल दिया है। यानी कहीं से कोई कागज पर लेन देन की बात है ही नहीं, कागज पर कहीं से कोई दस्तखत नहीं है। यही है कि यहाँ देश में किसी को नहीं मालूम है, यानी विदेश मंत्रालय को नहीं मालूम है, वाणिज्य मंत्रालय को नहीं मालूम है, लेकिन मोदी जी ने थैंक यू ट्रंप बोल दिया है, क्योंकि ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी है। यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप कौन होता है हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने वाला और ये घोषणा करने वाला कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बिल्कुल, और ये कि आखिर क्या मजबूरी है, यही जयराम रमेश ने यही सवाल किया था कि आखिर मजबूरी क्या है प्रधानमंत्री की कि वो ट्रंप की बातों को एक बिल्कुल स्वीकार कर ले रहे हैं, प्रतिवाद तक नहीं कर पा रहे हैं। एक और कांग्रेस ने ट्वीट किया है, मुझे लग रहा है कि ये अभी थोड़ी देर पहले ही, कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है।
ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा, मतलब अपने आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है, आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? इसके अलावा अमेरिका से ज़्यादा सामान खरीदने की बात भी कही है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है अमलेंदु जी कि सरकार अपने फैसलों की किस देश में कहाँ वो जा रही है, किसके साथ क्या डील हो रही है, उसकी जानकारी संसद को देने से कतरा रही है, पब्लिक को देने से कतरा रही है। और कई बार ये सवाल उठे हैं, कई बार ये सवाल उठाए गए हैं कि वहाँ पर अपने कुछ खास लोगों के लिए जाकर व्यापारिक डील कराते हैं तमाम देशों में। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और इस सवाल को पूछना क्या अपराध है? यही विपक्ष पूछ रहा है। बिल्कुल यही विपक्ष पूछ रहा है कि भाई आप संसद को क्यों नहीं बताते? सरकार समिति संसद के प्रति जवाबदेह है जी। और प्रधानमंत्री भी संसद के प्रति जवाबदेह, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही संसद में नहीं आते तो जवाबदेही क्या? और यही जिस दिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते और जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि लगातार संसद की अवधि कम होती जा रही है, सेशन छोटे होते जा रहे हैं, सेशन छोटे होते चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की उपस्थिति नगण्य होती चली जा रही है। 70 सालों में पहले और आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में सबसे कम गए हैं। और जब संसद चल रही है तो विपक्ष की सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और यही जिस दिन संसद की शुरुआत हुई इसकी बजट सत्र की, उस दिन जयराम रमेश ने यही कहा था, यही ट्वीट किया था कि वो बाहर भाषण देंगे और संसद में गायब रहेंगे। और सर्वदलीय बैठक है उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, उसमें नहीं आएंगे, लेकिन बाहर आकर भाषण देंगे। तो यही मोदी जी करते हैं, तो मोदी जी कर रहे हैं। बाहर आकर जो ट्वीट कर रहे हैं कि थैंक यू ट्रंप साहब, और देश को नहीं बता रहे हैं कि क्या बातचीत हुई है ट्रंप से। और क्यों ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया और रूस से तेल नहीं खरीदेगा? आप बताइए कि तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और रूस से इतना सस्ता तेल मिल रहा था तो आखिर क्यों नहीं खरीदेंगे? देश का पैसा क्यों बर्बाद होगा? ये कौन इसका जवाब देगा? बहरहाल क्या कह रही हैं इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद हैं, जो भारत के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। ट्रंप और जिस तरीके से भारत के फैसलों की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसे लेकर कर दिया और कहा कि बहुत बड़ा फ्यूचर होएगा और ट्रेड डील बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था, उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के, वो इंडिया के फेवर में है या नहीं, वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने 0 पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहां पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल खत्म करेंगे, रशियन ऑयल खत्म करेंगे, ये इंडिया ने अग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इस ट्रेड डील को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के फैसले ले रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जयराम रमेश एक और ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि लगभग ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी मशहूर झप्पी कूटनीति का पूरा प्रदर्शन किया। भारत अमेरिका संबंध इससे पहले कभी इतने उज्जवल नहीं लगे थे। इसके तुरंत बाद एक ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू हुई, लेकिन 10
10 मई 2025 की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की पहली घोषणा किए जाने के बाद से हालात बिगड़ने लगे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ निकटता दिखाते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्मजोशी से मेजबानी की, जिससे पीएम मोदी को खोखली झप्पी कूटनीति की पोल खुल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार बहुत देर रात ट्रेड डील की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी से यह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा उन्होंने 10 मई 2025 को किया था, पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को तुष्ट किया है। घटनाओं की इस दुर्भाग्यपूर्ण श्रृंखला से भारत की स्थिति कमजोर पड़ गई है। संसद सत्र चल रहा है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ हुए व्यापार समझौतों का पूरा टेक्स्ट संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखा जाना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए, खासकर इसलिए कि अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस ने यह दावा करते हुए एक बयान जारी किया है कि भारत ने अमेरिका से कृषि आयात को उदार बनाया है। अब ये बहुत गंभीर मामला है कि आखिर इन जो व्यापार समझौते हैं इसकी चर्चा संसद में क्यों नहीं हो रही है। इतनी बड़ी डील जिसको मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, उस डील, वो क्या डील हुई है किसी को कुछ पता ही नहीं। जो सरकार बता दे वही है। क्या विपक्ष को सवाल पूछने का हक नहीं है? यही पूछा जा रहा है। और इसीलिए आज एक बार देखते हैं कि किस तरीके से आज संसद में इसकी मांग की गई और सरेंडर मोदी के नारे लगाए गए। हालांकि कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन कोई भी जानकारी देने की न तो जरूरत समझी जा रही है और न विपक्ष को सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है। एक बार देखते हैं क्यों हुई है संसद की कार्यवाही आज स्थगित। अन्य सदस्यगण प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो माननीय सदस्यों का समय होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर उसके बाद अब 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से गतिरोध टूटे और सदन की कार्यवाही हो। चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, लेकिन क्या इन जरूरी मुद्दों से विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है और इन पर वो चर्चा की मांग कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में जिस तरीके से वहां मणिकर्णिका घाट पर लगी हुई देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया है, वो आरोप लगे हैं और उस पर लगातार विरोध हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी ने भी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। एक बार देखते हैं किस तरीके से वहां बाहर नारेबाजी की गई, सपा के सांसदों ने प्रदर्शन किया है वहां भी। तो ये सब बहुत से मुद्दे हैं। इंदौर में किस तरीके से पानी पीने की घटना में उस कई लोगों की जान चली गई। पर जरूरी मुद्दे जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, चूंकि देश की सुरक्षा से, देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हाँ, उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जाता है। और विपक्ष की बातें सुनी ही नहीं जाती हैं और सरकार जो अपनी बातें ही करती रहती है। और सरकार चलो अपनी बातें भी करे, लेकिन देश के हित की बातें तो करे कम से कम। अब आपने ट्रंप के साथ क्या बातचीत की, आप ये बता ही नहीं रहे देश को। देश पूछ रहा है, आप ट्रंप को थैंक यू तो बोल दे रहे हैं ट्वीट करके, लेकिन देश को क्यों नहीं बताना चाहते? अगर कोई डील हुई है बताया जाता है कि आज प्रधानमंत्री ने अपना स्वागत भी करा लिया बीजेपी के दफ्तर में, या बीजेपी के सांसदों कहीं भी कराया होगा। और अभी तो देखिए हो सकता है कि वो जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर भी लग जाए, जाने क्या क्या लगेंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो आप संसद में आकर क्यों नहीं अपना स्वागत सम्मान करा रहे हैं? विपक्ष भी आपका स्वागत सम्मान करे। बताइए आप विपक्ष को कि आपने क्या डील की है।
नहीं तो वही तो कहा था पहले ही दिन जयराम रमेश ने कि जहां पर वाद विवाद यानी सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा, वहां प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। जहां एक तरफा संवाद करना होता है यानी मोनोलॉग करना होता है, वहां बोलकर चले जाते हैं। खैर, क्या किस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने को लेकर बनारस में, जिस तरह से तोड़ा गया है, सपा के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, उसको देखते हैं एक बार। अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता 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 अहिल्याबाई का नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बनारस की तोड़फोड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बनारस की तोड़फोड़, बनारस की तोड़फोड़ बंद। तो ये वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया बनारस में, वहाँ पर सुंदरीकरण के नाम पर। उसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है संसद में भी, इसीलिए वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है, सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल पूछने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है, संसद में कार्यवाही हो ही नहीं रही है। तो फिर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर यानी संसद परिसर में ये प्रदर्शन किया है। हाँ, ये संसद में प्रदर्शन किया है। जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई है। हालांकि उस वीडियो को यूपी सरकार ने बता दिया था कि एआई जनरेटेड। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि एआई का। हाँ, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था। मोहित खान को लेकर भी विधानसभा में काफ़ी कुछ बोल दिया था, वो बाइज्जत बरी हो गया। तो मुख्यमंत्री तो खैर चूंकि संत हैं तो संत कुछ भी बोल सकते हैं, तो मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं, संत की हैसियत से बोला होगा उन्होंने। मुख्यमंत्री को छूट नहीं होती है कुछ भी ऐसे बोलने की, संत है तो संत कुछ भी बोल सकते हैं बहरहाल। लेकिन जो इसको लेकर अब ये काफ़ी ज़्यादा मामला बढ़ता चला रहा है। और ये मामला कहाँ का है? मामला है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। हालांकि वो वहाँ से ईमानदारी से चुनकर आए हैं, नहीं चुनकर आए हैं, इसको भी लेकर सवाल है। लेकिन फिर भी प्रमाण पत्र तो मिल गया है जीत का, तो सांसद तो वाराणसी के ही है, तो उनके संसदीय क्षेत्र का ही मामला है। और वहाँ जो है मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी गई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, ये इसको लेकर और जो संसद में आपको बता दें कि कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और वहां सरेंडर मोदी के नारे विपक्ष के सांसद लगा रहे थे। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। और क्यों कर दिया है यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों कर दिया है। सरेंडर करने की बात क्यों आ रही है? क्योंकि तमाम भारत के नीतियों से जुड़े हुए तमाम फैसलों की घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो बता रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे कम खरीदेगा, किससे ज़्यादा खरीदेगा। ये हद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही कभी दूसरी सरकार ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर किसी सरकार ने किया होता तो बीजेपी उस पर क्या करती? हाँ, बीजेपी क्या करती? तूफान मचा देती पूरे देश भर के अंदर। जाने कितने प्रदर्शन हो रहे होते, जाने क्या क्या गालियाँ सब जो थी वो बकी जा रही होती, सब कुछ होता। लेकिन अब इस पर जो है प्रधानमंत्री जो है वो तो अपना अभिनंदन करा रहे हैं ट्रेड डील पर, और जो मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं उसको लेकर खामोशी बरते हुए हैं। साफ तौर पर सरकार कह रही है कि एआई जनरेटेड है, और ये पता नहीं एआई जनरेटेड है कि नहीं है। हाँ। और अगर है तो फिर वहाँ ले आके आप क्यों नहीं कराते लोगों को कि भाई देखो ये मूर्ति यहाँ लगी हुई है, एआई जनरेटेड है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो सरकार की जो है एक तरह से कहा जाए हठधर्मिता वो भी सामने आ रही है। और ये मूर्तियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, ये तोड़ी जा रही हैं वाराणसी में। और इसीलिए शंकराचार्य जो हैं वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के समय में इतनी मूर्तियाँ नहीं तोड़ी गई जितनी जो है वो मोदी और योगी के राज में तोड़ी गई हैं। जी बिल्कुल। और इधर महाराष्ट्र से भी खबर लगातार आ रही है। वहाँ जिस तरीके से डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उस पर कई सवाल लगातार ये कहा जा रहा है कि वो हादसा
है या नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए, षड्यंत्र की आशंकाएं जताई जा रही हैं। उसको लेकर एक बार फिर सवाल उठाया है संजय राउत ने। कल भी उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया था और कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में निकल कर आना चाहिए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे समीकरण इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये सामान्य हादसा नहीं हो सकता है। सुनते हैं क्या कहा है आज संजय राउत ने। फक्त त्यांना राजकारणासाठी लागतं। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल राहुल गांधी को रोका गया और आपको भी राज्यसभा में रोका गया कि जिस तरह से वक्तव्य नहीं देकर के, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा सामने लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब देश पर संकट आता है, कोई नेबरिंग कंट्री, तो अभी ये संजय राउत हादसे पर सवाल उठा रहे हैं, उसको देखेंगे, सुनेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन ये हादसे पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और जो अमलेंदु जी वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बताई जा रही हैं, ताबड़तोड़ तरीके से उनको शपथ दिला दी गई सुनेत्रा पवार को, और अब खबर आ रही है कि वो प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत सारे संदेह पैदा कर रही हैं। हाँ, ये बहुत सारे संदेह पैदा कर रही है और संजय राउत तो कह रहे हैं कि मैं अजीत पवार से जुड़ी घटना जो बहुत ही संदिग्ध हादसा है, मैं इसको जो था राज्यसभा में उठाना चाहता था, मैंने उठाया भी। और लोगों को शक है कि बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी के बीच कोई झगड़ा था, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि खबरों के मुताबिक अजीत पवार घर लौटना चाहते थे और उन्होंने इस पर आज में खुलकर बातचीत की थी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणी की थी। बहुत गंभीर आरोप जो है वो संजय राउत ने लगाए हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। अजीत पवार जी का जो मामला है एक्सीडेंट, वो बहुत रहस्यमय तरीके से हुआ एक्सीडेंट है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहता था राज्यसभा में, उठाया भी मैंने। लोगों के मन में शंका है, बीजेपी और अजीत पवार के पार्टी में मनमुटाव चल रहा था। अजीत पवार जी फिर घर वापसी करना चाहते थे, उस बारे में उसने खुलकर बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइलें मेरे पास है। ऐसे बोलने के बाद बीजेपी वाले उनको छोड़ेंगे, लेकिन ये हद तक जाएंगे मुझे मालूम नहीं था। तो लोगों को एक मन में शंका है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी का भ्रष्टाचार की फाइलें अपने पास लाकर रखी थी, इसलिए उनका एक्सीडेंट कराया गया। तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए हाईकोर्ट के जज के माध्यम से, और रिपोर्ट जो आना है उनको एक काल मर्यादा